नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 28 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, पीआईबी तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम प्रारंभ करें इससे पहले आप लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली सूचना, जैसा आप जानते हैं, टारगेट प्रीलिम्स 2023 हमारा संचालित हो रहा है, जिसमें वर्तमान में भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित विषय की हम चर्चा कर रहे हैं। और ये हमारा सत्र एमसीक्यू पर आधारित होता है, जिसमें बीते वर्ष में जो भी करंट अफेयर्स का भाग है उसकी हम विस्तृत रूप में चर्चा कर रहे हैं विषयवार। भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित हमारा जो तीसरा सत्र है उसे कल संचालित किया जाएगा और 10 से 12 के बीच में लाइव रूप में आप लोग इसमें जरूर भाग लें। और अगर हम टारगेट प्रीलिम्स 2023 के शेड्यूल की बात करें तो वो अब आपको लगभग याद हो चुका होगा कि ये 24 अप्रैल से चल रहा है। और अभी वर्तमान में अगर हम देखें, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और साथ साथ भारतीय राजव्यवस्था के अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 5 सत्र संचालित हो चुके हैं। तो तीसरे सत्र में कल आप लोग अवश्य भाग लें 10 से 12 के बीच में। टारगेट प्रीलिम्स 2023 की जो चर्चा है वो 15 मई 2023 तक संचालित की जाएगी एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आप सभी लोग लगातार 10 से 12 के बीच में इसमें अपनी उपस्थिति को एक तरह से सुनिश्चित करें, जो भी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लक्ष्य बनाकर प्रमुख रूप से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 2024 को जो भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लक्ष्य बनाकर तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे इस वर्कशॉप में अवश्य भाग लेना चाहिए, जिसे आगामी 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे संचालित किया जाएगा। इस वर्कशॉप को सुजीत वाजपेयी सर के द्वारा संचालित किया जाएगा और इसमें भाग लेने के लिए आपको हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत है। इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो आज ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित करें, जिससे कि 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसके लिए उनको एक पूरा खाका मिलेगा और उसको अगर वो पालन करेंगे तो उनकी तैयारी बेहतर रूप में और सफल रूप में आगे बढ़ पाएगी। साथ साथ आपको कैसे करंट अफेयर पढ़ना है, कैसे वैकल्पिक विषय को चुनना है, उसके संदर्भ में भी विस्तृत रूप में इस वर्कशॉप में जानकारी दी जाएगी। तो आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में सुनिश्चित करके इस वर्कशॉप में भाग लें। चलिए आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, विनिर्मित रेत यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। तो देखिए, जब हम मैन्युफैक्चर्ड सैंड की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर जो रेत है उसका निर्माण के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है और नदियों का एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी तल होता है वहाँ से प्रमुख रूप से, या उसका जो किनारा होता है वहाँ से ये रेत प्राप्त की जाती है। और रेत के खनन को लेकर अगर हम देखें तो बहुत अवैध रूप में कार्य भारत में किया जाता है। और इसीलिए अगर हम देखें तो जो ग्रेनाइट है उसको एक तरह से पीस कर, या कह सकते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उससे रेत बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे कि नदी से जो रेत लिया जा रहा है वो प्रक्रिया थोड़ी सी कम हो पाए, क्योंकि इससे नदी का जो पूरा एक तरह से स्वास्थ्य है उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड आप कह सकते हैं कि ग्रेनाइट को पीस कर बनाया जाता है, जिसका प्रमुख रूप से निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सत्य है, विनिर्मित रेत को कठोर ग्रेनाइट पत्थर को पीसकर बनाया जाता है। दूसरा, विनिर्मित रेत में प्राकृतिक रेत की तुलना में अधिक मात्रा में सूक्ष्म महीन कण यानी माइक्रोफाइन कण हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपकी रेत बनाई जाती है ये ग्रेनाइट को पीस कर, तो आप पर निर्भर करता है कि आप जो भी उसमें कण है उसमें कितना महीन रखना चाहते हैं। तो इसे आप काफी सूक्ष्म एक तरह से कण के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सत्य है, दोनों सत्य हैं, इसीलिए उत्तर हमारा है सी। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि रेत के खनन के संदर्भ में जो माफिया सक्रिय हैं उनके द्वारा तमिलनाडु में एक विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी वीएओ की हत्या की गई है। और इसी संदर्भ में आप देखें तो रेत खनन का जो मामला है वो दोबारा भारत में चर्चा में है। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, विशेषाधिकार हनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संसद के किसी भी सदन और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। अनुच्छेद 105 की अगर हम बात करें तो संसद में किसी भी सदन में जो सदस्य हैं या समितियों की बात करें तो जो विशेषाधिकार की स्थितियां हैं उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से अनुच्छेद 105 में कहा गया है। दूसरा कथन हम देखते हैं, सदन का कोई सदस्य राजनीतिक दल के सचेतक यानी विप की सहमति से विशेषाधिकार हनन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, सचेतक की एक तरह से सहमति की आवश्यकता नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति हैं उनकी एक तरह से सहमति के बाद ये हो सकता है।
तो यहाँ पर दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तीसरा, विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना का दोषी पाए गए व्यक्ति को फटकार लगाई जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है या जेल भेजा जा सकता है। विशेषाधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में जो भी दोषी पाया जाता है उसको आधिकारिक रूप में एक तरह से फटकार लगाई जाती है कि दोबारा इस तरह के कार्य वो न करे, या उसको वार्निंग या चेतावनी दी जा सकती है या जेल भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा कथन सत्य है, 1 और 3 सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, केवल 1 और 3 सत्य है। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा बीजेपी के एक एमपी हैं, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो मामला है उसके संदर्भ में जो जांच है उसके लिए उन्होंने एक समिति को उसको रेफर किया है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, अन्नपूर्णा पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से गलत हैं या हैं। अगर हम अन्नपूर्णा पर्वत की प्रमुख रूप से बात करें तो नेपाल के उत्तर मध्य में एक तरह से जिला है गंडकी, उसमें प्रमुख रूप से यह पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, अगर हम अन्नपूर्णा पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पर विश्व की अगर हम 10 सबसे ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से अन्नपूर्णा का भी नाम आ जाता है। पहले स्थान पर आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है और 10वें स्थान पर अन्नपूर्णा है 8091 मीटर की ऊंचाई के साथ में। तो ये जो 10वीं सबसे ऊंची चोटी है ये दर्जा तो है ही है, साथ साथ ये नेपाल के गंडकी प्रांत में स्थित है जो नेपाल का उत्तर मध्य का क्षेत्र है। दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। आपसे पूछा गया गलत, तो कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है, तो उत्तर है हमारा डी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम पर्वतारोही बलजीत कौर की बात करें, जिनके नाम अगर आप देखें तो भारत में एक रिकॉर्ड है कि ये अकेली भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्होंने मार्च 2021 में एक ही अगर हम सीजन की बात करें तो 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को एक तरह से फतेह किया था। उनके संदर्भ में जानकारी प्रमुख रूप से ये थी कि 18 अप्रैल से वो लापता थी और अन्नपूर्णा चोटी पर एक तरह से वो चढ़ाई करने का प्रयास कर रही थी। जिस स्थान पर पर्वतारोही को एक तरह से प्राप्त किया गया वहां पर तापमान अगर हम देखें तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड था। साथ साथ वहां पर अगर हम देखें तो 7000 मीटर की ऊंचाई थी और उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं थी। इन विपरीत स्थितियों के बाद भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और अंतिम रूप में उन्हें ढूंढ निकाला गया और वर्तमान में वो सुरक्षित हैं। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही रैपिड सपोर्ट फोर्सेज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आप ध्यान रखें, अगर हम रैपिड सपोर्ट फोर्सेज की बात करें तो ये वर्तमान में सूडान के साथ एक तरह से चर्चा में है, क्योंकि ये एक तरह का सैन्य समूह है जिसे माना जाता है कि सूडान की सरकार की तरफ से एक तरह से समर्थित उसे किया गया था और अब वर्तमान में जो सूडान की सेना है उनके साथ में वो विरोध एक तरह से दर्ज करा रहे हैं और उन्हीं के साथ संघर्ष में लगे हुए हैं। और आप देखें सूडान की राजधानी जो खार्तूम है उसके कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का एक तरह से नियंत्रण है और माना जाता है कि ये जो एक तरह का समूह है ये 2013 में औपचारिक रूप में शुरू किया गया, लेकिन इसमें अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो सूडान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर जनजावे जो जनजातियां हैं उनको शामिल करके ये एक तरह से समूह बनाया गया। इस समूह को बनाने का 1980 के दशक में एक तरह से शुरुआती उद्देश्य ये था कि अगर हम चाड की बात करें जो सूडान का पड़ोसी देश है वहां पर जो गृहयुद्ध की स्थितियां हैं वहां पर सूडान अपना प्रभाव बढ़ा पाए, इसके लिए ये समूह आगे बढ़ाया गया। और ज़्यादा चर्चा में ये 2003 में जब आया जब इसने सूडान सरकार को दारफूर के क्षेत्र में जो एक किसानों का विद्रोह था उसे दबाने में मदद किया था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सरकार के समर्थन के साथ में ये समूह आगे बढ़ रहा था, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से सूडान की सेना के साथ वो संघर्ष कर रहे हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अपनी स्थिति को सरकार से भी एक तरह से ऊपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2008 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखें, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अवश्य थे लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। पहला कथन असत्य है। दूसरा, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जनकों में से एक माना जाता है। तो ध्यान रखें, पीएन भगवती के साथ साथ न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को भी भारतीय न्याय प्रणाली में जो पीआईएल की स्थिति है उसके जनक के रूप में प्रमुख रूप से माना जाता है। तो दूसरा कथन सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम यौन उत्पीड़न के संदर्भ में एफआईआर के लिए जो भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उनकी प्रमुख रूप से बात करेंगे। यहाँ पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में एफआईआर का मामला इसलिए काफी चर्चा में है क्योंकि भारत में कुछ रेसलर्स की तरफ से एक तरह से यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगे हुए हैं उसके संदर्भ में एफआईआर की जो प्रक्रिया हैं वो एक तरह से ज्यादा अब चर्चा में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भारत के जो प्रसिद्ध रेसलर हैं
यानी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया वो जंतर मंतर पर एक तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। यौन उत्पीड़न के संदर्भ में एफआईआर के प्रमुख रूप से अलग अलग पक्षों को अगर हम देखें, सीआरपीसी के सेक्शन 154(1) की अगर हम बात करें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस को जो भी एक तरह से संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें प्रमुख रूप से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में जाना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम संज्ञेय अपराध की बात करते हैं तो ऐसा मामला होता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक तरह से अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को जिस पर संज्ञेय अपराध के एक तरह से आरोप होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें और साथ साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात करें तो दोनों स्थितियों में प्रमुख रूप से जो संज्ञेय अपराध है वो श्रेणी एक तरह से लागू होती है। यानी अगर एफआईआर के लिए एक तरह से रेसलर्स की तरफ से अप्रोच किया गया है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। या अगर देखें तो यहाँ पर जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। मान लेते हैं ए पुलिस स्टेशन है और बी दूसरा पुलिस स्टेशन है। मान लेते हैं कि अपराध बी पुलिस स्टेशन में हुआ है, तो कोई व्यक्ति अगर चाहे तो ए पुलिस स्टेशन में जो भी एक तरह से संज्ञेय अपराध है उनके संदर्भ में कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और बाद में ये जो केस है वो बी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होगा। तो ये जो एक तरह से एफआईआर होता है इसको हम जीरो एफआईआर कहते हैं। अगर मान लीजिए जो भी संज्ञेय अपराध है उनमें एफआईआर की प्रक्रिया नहीं होती है तो इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो जस्टिस जेएस वर्मा की एक तरह से जो रिपोर्ट है 2012 की, उसी की सिफारिश के आधार पर सेक्शन 166A इसे सीआरपीसी में एक तरह से जो संशोधन 2013 का था उसके माध्यम से जोड़ा गया। तो इसमें प्रमुख रूप से यह कहा गया कि कोई भी एक तरह से पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो किसी भी तरह से कोई एफआईआर या सूचना एक तरह से दर्ज नहीं करता है जो भी संज्ञेय अपराध है उनके संदर्भ में, तो उसके ऊपर आप देखें एक तरह से कठोर कारावास की प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जहां पर कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल की एक तरह से कैद हो सकती है। साथ साथ उसमें जुर्माना भी शामिल हो सकता है। और जब हम यहाँ पर संज्ञेय अपराध की प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं तो इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप और गैंग रेप को एक तरह से शामिल किया गया है। यानी इन मामलों में अगर किसी भी तरह की एफआईआर या सूचना है तो वो दर्ज करना आवश्यक है, अन्यथा जो भी सरकारी अधिकारी ये कार्य नहीं कर रहा है उस पर एक तरह से कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, रेसलर्स की तरफ से जो भी WFIA के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो एफआईआर की प्रक्रियाएं की जा रही हैं तो वहां पर अगर हम रेसलर्स में देखें तो एक रेसलर माइनर है, यानी 18 वर्ष से कम आयु का। तो ऐसी स्थिति में आप देखें जो पोक्सो एक्ट है उसका जो सेक्शन 21 है वो एक तरह से आवश्यक कर देता है कि यहाँ पर एक तरह से एफआईआर जरूर दर्ज की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप देखें 6 महीने की कारावास या एक तरह से जो भी जुर्माना है वो लगाया जा सकता है या दोनों साथ साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक तरह से ये भी आवश्यक है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो उनकी एफआईआर है, जो सूचना उन्होंने दिल्ली पुलिस को 21 अप्रैल को दी थी, तो वहां पर एफआईआर की प्रक्रियाएं नहीं हुई हैं। तो आप देखें अगर एफआईआर की प्रक्रिया नहीं है तो सेक्शन 154(3) में सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि आप एफआईआर के संदर्भ में सूचना एसपी को भी दे सकते हैं और एसपी जांच करने के बाद एक तरह से जो भी एफआईआर की प्रक्रिया उसको सीधे एक तरह से जांच की प्रक्रिया में डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें अगर हम सेक्शन 156(3) की बात करें तो उसमें व्यवस्था ये दी गई है कि कोई व्यक्ति अगर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पुलिस में पूरी नहीं कर पा रहा है तो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वो एक तरह से अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकता है और बाद में मजिस्ट्रेट इस एफआईआर को दर्ज करने की प्रक्रियाओं को शुरू कर सकता है। तो ये भी एक तरह से अपनाया जा सकता है अगर पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जांच में एक बात और सामने आई है कि एफआईआर जब किसी भी केस में दर्ज कराई जा रही है तो क्या पुलिस अधिकारी को प्रारंभिक एक जांच करने का अधिकार है। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला बताया गया है। ये मामला अगर हम देखें तो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स, इसमें प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में एक निर्णय दिया गया और इसमें यह कहा गया कि एफआईआर अगर दर्ज की जा रही है तो एफआईआर से पहले कोई प्रारंभिक जो जांच है वो करने की प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये आपको जांच जरूर करने की एक तरह से आवश्यकता है कि जो एफआईआर दर्ज की जा रही है वो एक तरह से संज्ञेय अपराध है या नहीं है। अगर संज्ञेय अपराध है तो आपको एफआईआर जरूर दर्ज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको कोई जांच नहीं करनी है, जांच केवल ये करनी है कि वो अपराध संज्ञेय अपराध है या नहीं। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं एफआईआर की जो प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है उसको संदेह के दायरे में लाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिए जाते हैं। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।